सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त जसवंत पाठक और आज आपके लिए लेकर आया हूं इकोनॉमी का मैराथन क्लास, इकोनॉमी की मैराथन सीरीज जो आपके यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यूपीएससी के लिए आपके पास में लगभग 6 मंथ बचे हुए हैं और इसमें हम 15 डेज में, यानी आप देखेंगे तो 15 डेज में आपकी 15 डेज में आपको हम इकोनॉमी की क्लास कराएंगे 15 डेज में। क्लियर। और 15 डेज में ये आपकी इकोनॉमी हो गई। ठीक है। 15 डेज में हम आपको पॉलिटी कराएंगे, पॉलिटी की क्लास हम आपको कराएंगे पूरा कंप्लीट। और 15 डेज में ही आपको हम हिस्ट्री कराएंगे, 15 डेज में हिस्ट्री कराएंगे। 15 डेज में आपकी जो क्लास होगी वो होगी ज्योग्राफी और प्लस ईवीएस, ज्योग्राफी प्लस ईवीएस क्लास होगी। और 15 डेज में आपको हम करंट अफेयर्स कराएंगे आपको, यानी कंप्लीट जो 1 ईयर का करंट अफेयर्स है वो हम आपको कंप्लीट कराएंगे। और साथ साथ में 15 डेज में आपका साइंस एंड टेक कंप्लीट होगा। ठीक है। 15 डेज में आपका ये साइंस एंड टेक कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका 15, 15, 30 और 30, 60 हो गया, और 60 और 30 हो गया 90। यानी आप देखेंगे यहाँ पर 90 डेज में 90 डेज में आपका पूरा प्रीलिम्स हम क्लियर कराएंगे। ठीक है। 90 डेज में जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है, आने वाला जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है आपका, और आप पूरी तरह से डैम सीरियस हैं, ठीक है, तो हम आपका ये कोर्स कंप्लीट कराएंगे। और डेफिनेटली हमारे पुराने वीडियोस में आप देख लीजिए, जो हमने अलग अलग चैनल्स पे पढ़ाए हैं, वहाँ से लगभग हर एक वीडियो से 3-4 क्वेश्चंस आया हुआ है। तो हमारी सारी वीडियो इम्पॉर्टेंट है। हम कई जगह से मटेरियल्स को इकट्ठा करते हैं और हम नोट्स बनाते हैं। वो नोट्स हम आपको प्रॉपर हम जो है सर्व करेंगे, और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, जो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो विदाउट एनी डिले आज हम लोग इकोनॉमी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और आप इकोनॉमी के 1-2 लेक्चर देखिए, आपको खुद ही लगेगा कि डेप्थ क्या है। फैक्ट के साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर मिलने वाला है। क्लियर। और अगर, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है आपका, तो अगर आपको लग रहा है तो इसको आप 1.5x पे लगा के देखेंगे तो आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। ठीक है। तो आप इसको 1.5x पे लगा के देख सकते हैं। अब इकोनॉमी पढ़ने से पहले हम लोग टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है और उसको हमें पढ़ना है। ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है, पहले तो हमें इकोनॉमी के इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस क्लास में हम बाइलिंगुअल कवर करेंगे। हम हिंदी माध्यम का ही हमारा बैच है, लेकिन इसमें हम इंग्लिश के भी टर्म्स हम यूज करेंगे। ठीक है। पहला तो है इंट्रोडक्शन, दूसरा है इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आमतौर पर हम लोग महंगाई कहते हैं, और इकोनॉमी के टर्म में हम लोग इसको मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है मॉनेटरी पॉलिसीज, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में मौद्रिक नीतियां। ठीक है। फिर इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है, जहां से क्वेश्चन खूब सारे बनते हैं, वो है बैंकिंग सिस्टम। ठीक है। वो है बैंकिंग सिस्टम। क्लियर। उसके बाद में आपका आता है मनी मार्केट आपका आता है, जिसको हम लोग कहते हैं मुद्रा बाजार। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आपका आता है कैपिटल मार्केट, जिसको हम लोग कहते हैं पूंजी बाजार। ठीक है। कैपिटल मार्केट, इसको हम लोग कहते हैं पूंजी बाजार। फिर इसके बाद में आपका आता है नेशनल इनकम। हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ते हैं, नेशनल इनकम। क्लियर। नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, जो कि राष्ट्रीय आय है। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल सिस्टम। ठीक है। क्या पढ़ते हैं? फिजिकल सिस्टम, या फिर कहते हैं राजकोषीय व्यवस्था। ठीक है। फिजिकल सिस्टम। थोड़ी सी राइटिंग अगर आपको लग रही होगी तो मैं बोल रहा हूं, उसको आप थोड़ा बहुत नोट भी करते रहिए। फिजिकल सिस्टम, मेरे साथ साथ में आप नोट भी कर सकते हैं। फिजिकल सिस्टम के बाद में हम पढ़ेंगे टैक्सेशन, काफी इंपॉर्टेंट है टैक्सेशन, यानी जिसको कहते हैं कर प्रणाली या कर व्यवस्था।
ठीक है, कर व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। इसी में हम लोग पढ़ लेंगे डब्ल्यूटीओ वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर जो हमारा बचता है वो 2-3 मिसलेनियस टॉपिक है, लाइक एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हो गया, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं तो हमारा ये जो है टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग इकोनॉमी के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, इकोनॉमी के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसको हम रफ कर दे रहे हैं, है ना। आप लोग इसको अगर सेशन अच्छा लगे तो आप लोग इसको शेयर भी करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। छोटा चैनल है लेकिन मेहनत मेरी बहुत है इसके पीछे, ठीक है। आपको ये कंटेंट आपको किसी पेड बैच में भी नहीं मिलेगा, जहाँ पर आप लाखों रुपए दे के पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इकोनॉमिक्स पहले देखें। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र आपको ऐसे समझ में आ रहा है कि एक तरह से कोई धन का विज्ञान है, अर्थ मीन्स होता है धन और शास्त्र में से एक तरह से उसके बारे में जो हम लोग विज्ञान टाइप का एक तरह से कह सकते हैं कि तो अर्थ का विज्ञान यानी धन का विज्ञान। अब जो इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, इकोनॉमिक्स जो है आपका वो ग्रीक वर्ड से निकला है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो भी आप देखेंगे ग्रीक से ही निकलता है, ग्रीक से फिर जर्मन बनती है, जर्मन से इंग्लिश बनती है, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक्स है आपका वो एक टर्म है, बना कैसे, एक टर्म आता है ओइकोनोमिया, एक टर्म आता है ओइकोनोमिया, ये एक टर्म है ओइकोनोमिया, जिसमें ओइकोस का मतलब है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओइकोस का मतलब है हाउस होल्ड और फैमिली, हाउस होल्ड और फैमिली, ठीक है, हाउस होल्ड और फैमिली। और नोमिया का मतलब है या नोमोज, ठीक है, नोमोज, नोमोज या नोमिया का मतलब है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, ठीक है। नोमोज का अर्थ है मैनेजमेंट या प्रबंधन, ठीक है। तो अब निकल के सामने आ रहा होगा कि अर्थशास्त्र शब्द एक ग्रीक शब्द ओइकोनोमिया से जो है उत्पन्न है। अगर हम लिखेंगे, इसको डिक्टेट करेंगे तो अर्थशास्त्र शब्द एक ग्रीक शब्द ओइकोनोमिया से उत्पन्न है। इसका जो ओइकोनोमिया शब्द ओइकोस एवं नोमोस से मिलके बना है ये, और बेसिकली ओइकोस का अर्थ है गृह अथवा परिवार, जबकि नोमोस का अर्थ है प्रबंधन। अगर हम कंप्लीट देखें तो यहाँ पर इसका पूरा अगर कॉन्सेप्ट देखें तो ये इस बात का अध्ययन करती है कि किस प्रकार एक परिवार अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग करके अपने खर्चों को पूरा करता है। यानी अगर लेमैन टर्म में हमें देखें तो एक तरह से घर या गृह का प्रबंधन, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, इसी को कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स। अब अगर एक जो है डिफिनीशन, एक कोर डिफिनीशन की बात करें तो अर्थशास्त्र वो विषय है जो कि गृह प्रबंधन का अध्ययन करता है, ठीक है। अर्थशास्त्र वो विषय है जो गृह प्रबंधन का अध्ययन करता है। अन्य शब्दों में कहें तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। यानी यहाँ पर आप देखें तो कंजम्पशन, प्रोडक्शन, ठीक है, इनका जो है अध्ययन करता है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ठीक है, उपभोग और उत्पादन की प्रक्रिया को, और डिस्ट्रीब्यूशन भी आप इसमें कर लें, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस की बात करता है, ठीक है। चलो, तो इतना आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पता चला।
अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको आप लोग रिपीट भी करते रहिए, है ना, लिखिए शॉर्ट नोट्स टाइप में और रिपीट भी करते रहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग देखें आगे, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स को अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। इकोनॉमिक्स को यानी अर्थशास्त्र को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है, आप देखेंगे यहां पर, तो वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। दूसरा आपका है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। हिंदी में कहते हैं इसको बेस्ट अर्थशास्त्र, बेस्टी, और इसको कहते हैं समष्टि। इसको क्या बोलते हैं? समष्टि, यानी बेस्ट जो है अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अब आपको लग रहा होगा कि माइक्रो क्या है, एक सूक्ष्म है, यानी यहाँ पर छोटी चीजों का अध्ययन हो रहा है, और मैक्रो में एक लार्ज, एक बड़े बड़े चीजों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। यानी मैक्रो में होता है बड़ा, ठीक है, तो सूक्ष्म और बड़ा, क्लियर। तो इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, माइक्रो एंड मैक्रो। अब अर्थशास्त्र का जो वर्गीकरण है वो किसने किया था? ये एक नॉर्वे के फेमस अर्थशास्त्री थे जिनको कहा जाता था रेगनर फ्रिंच, ठीक है, उन्होंने किया था। और इसके लिए उन्हें 1969 में हालैंड के जो है एक और थे, आयन टीनबर्ग जो थे, उनके साथ सम्मिलित रूप से अर्थशास्त्र के लिए पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो यहां पर कौन था? RANGOR, रेगनर फ्रिंच, FRISIH, ठीक है। इनको मिला था अर्थशास्त्र का पहला नोबेल, ठीक है। अब अगर हम आगे चले तो बेसिकली अर्थशास्त्र के लिए दिए जाने वाले नोबेल अवार्ड को ऑफिशियली जो देखे हैं वो कौन देता है, ठीक है। उसको जो है ऐसा नहीं, नोबेल प्रॉपर नोबेल उसको नहीं कहा जाता है, उसको जो है एक तरह से रिक्सबैंक प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंस कहा जाता है, ठीक है। और पुरस्कार जो है स्वीडन के केंद्रीय बैंक के 300वें वर्षगांठ के रूप में इसको जो है प्रारंभ किया गया था। तो इतना, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब हम आगे देखें, आगे हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। आगे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है सूक्ष्म अथवा छोटा। अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के छोटे अथवा सूक्ष्म पक्षों का अध्ययन करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको बेसिकली आप देखेंगे तो छोटी छोटी चीजों का आपको अध्ययन नजर आएगा, ठीक है। माइक्रो में हम लोग छोटी छोटी चीजों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक परिवार की आय, उसका उपभोग, या कोई औद्योगिक इकाई है उसका लागत, राजस्व उत्पादन, ये सब किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है। और अब बात करें मैक्रो की, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें जिसको हम लोग कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, तो यहां पर बड़ी चीजों का अध्ययन हो रहा है, जैसे आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय, आर्थिक नीतियां, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी की दर, ये सारी चीजें आपको समष्टि अर्थशास्त्र या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझ में आती है, ठीक है। अब देखा जाए तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था एवं समष्टि अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ तौर पर संबंधित होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें तो अगर मांग आपूर्ति को पार कर जाए, मान लो कि डिमांड जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाए, किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो जाए, ठीक है, तब क्या होगी? मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी। क्या आ जाएगी? इन्फ्लेशन आ जाएगी। डिमांड हाई हो जाए और जो आपूर्ति हो वो कम है, तो मार्केट में इन्फ्लेशन या महंगाई आ जाएगी, ठीक है। तो ये आरबीआई के द्वारा
अब यहां पर कैसे होगा, आरबीआई द्वारा बनाई गई मौद्रिक नीतियां मांग एवं आपूर्ति दोनों को प्रभावित करती हैं। तो आप आरबीआई हम आगे पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आरबीआई जो है आरबीआई के द्वारा बनाई गई जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो किस तरह से इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे मुद्रास्फीति के बारे में। मुद्रास्फीति क्या है, सिंपल सा आप देखें तो मुद्रास्फीति बेसिकली इन्फ्लेशन, जैसे मान लो कि कब ये बढ़ती है, वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी हो गई, कोई चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हाई होगी, जैसे आपने कोरोना में देखा मास्क, गैस सिलेंडर, इसकी जो डिमांड थी वो हर दिन हाई होती जा रही थी। ठीक है, अभी अभी जो है फेस्टिवल चल रहे हैं, मान लो दिवाली चल रही तो उसमें पटाखों की डिमांड हाई हो गई, जो मोमबत्ती थी उसकी डिमांड हाई हो गई, या फिर आप देखें छठ है या फिर रमजान ईद में सेवई वगैरह होता है ना, उसकी डिमांड हाई हो जाती। तो इस तरह से बकरीद पर बकरे की डिमांड हाई होती, तो उस समय उस चीज़ में महंगाई आ जाती, यानी 40 का सामान 400 का आपको मिलना शुरू हो जाएगा, 40 का सामान 400, तो आप कहेंगे बड़ी महंगाई आ गई, बड़ी महंगाई है। वही इन्फ्लेशन है, यानी डिमांड हाई हो जाए, आपूर्ति कम है तो मार्केट में इन्फ्लेशन आ गई। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में इसको महंगाई कहते हैं। ठीक है, अब वास्तव में मुद्रा के क्रय क्षमता में उत्पन्न इस कमी को ही मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी आपके पास में जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई। ठीक है, आपके पास पैसे की कमी है, आपके पास परचेजिंग पावर कम हो गई, मतलब समझ लो कि मुद्रास्फीति आ गई। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक प्रभाव समाज के निम्न वर्ग पर पड़ता है। मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग के साथ में ये जो है वो कह सकते हो कि एक सरप्लस होता है। जो मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग के साथ में ये चीज सरप्लस होती है, जिसे किसी संपत्ति में निवेश किया जा सकता है। जैसे मुद्रास्फीति के कारण उपभोग महंगा होगा, उस संपत्ति के मूल्य में भी बढ़ोतरी दर्ज होगी, जो कि मध्यम एवं उच्च वर्ग पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को निरस्त कर देगी। क्योंकि मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी को संबोधित करती है। हर वो मुद्रा जिसकी क्रय क्षमता शून्य हो जाती है उसे परिचालन से बाहर निकाल दिया जाता है। मान लो कि कोई पैसा है, जैसे 50 पैसा, आज के टाइम पे 25 पैसा चलता है क्या, पहले चलता था, तो 50 पैसा जो था, ठीक है, उसकी वैल्यू खत्म हो गई, तो उसको परिचालन से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, अब वैधानिक उपयोग इसका भारत में नहीं होता है। ठीक है, वैधानिक उपयोग इसका भारत में नहीं होता। 50 पैसा 25 पैसा ये सब नहीं चलता, आप लेके जाएंगे दुकानदार आपको भगा देगा। ठीक है, तो कुल मिला के देखें तो मुद्रास्फीति तीव्र गति से बढ़े तब ऐसी स्थिति में ऋण देने वाले को घाटा होता है, जबकि जो ऋण लेने वाला है उसको लाभ होता है। ठीक है, अगर मान लो इन्फ्लेशन मार्केट में आ जाए, तो अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है तो उधार लिया है तो आपको प्रॉफिट है, जिसने उधार दिया है उसको नुकसान है। क्लियर? चलो, अब मुद्रास्फीति के प्रकार अगर हम लोग देखें तो क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। अब टाइप्स के बारे में अगर हम लोग ले चलें आपको, तो टाइप्स में आप देखें तो डिमांड पुश इन्फ्लेशन पहला है आपका, डिमांड पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, दूसरा है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और थर्ड है आपका स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका है यहीं पर एक आता है कि नैरो, एक आता है नैरो, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन एसिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट। तो अब इन तीनों को हिंदी में जान लेते हैं। डिमांड पुश इन्फ्लेशन को हम लोग कहते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित या मांग जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, यह है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग कहते हैं लागत जनित या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है, और तीसरा है आपका स्ट्रक्चरल, यानी इसको हम लोग कहते हैं संरचनात्मक, संरचनात्मक मुद्रास्फीति।
ठीक है, तो ये 3 तरह की हम लोग मुद्रास्फीति के बारे में भी पढ़ेंगे। अब पहली जो है आपकी डिमांड पुश इन्फ्लेशन। पहली क्या है? डिमांड पुश इन्फ्लेशन। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डिमांड पुश इन्फ्लेशन अगर आप देखें तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था में मांग में बढ़ोतरी के कारण होती है। मान लो कि कोई मतलब मार्केट है, उसमें किसी भी चीज में बहुत ज्यादा मांग बढ़ गई। यदि अर्थव्यवस्था में तरलता या लिक्विडिटी या मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा हो जाए तो आय में बढ़ोतरी के कारण अथवा बैंकों से आसानी से कम ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति के कारण उपभोक्ता का उपभोग बढ़ जाता है। मान लो कि जो बैंक है, ठीक है, वो आपको बहुत ही सस्ते ब्याज दर पे आपको ऋण देना शुरू कर दें, 2% 3% पे देना शुरू कर दें, तो आप क्या करेंगे? फिर आप पैसा खूब निकालना शुरू करेंगे, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदेंगे, आप खूब सारी शॉपिंग करेंगे, है ना। विंटर आ रहा, ठंडी आ रही है, तो आप खूब महंगी महंगी जैकेट पैंट सब कुछ खरीद लेंगे इकट्ठा, ठीक है, ब्लोअर वगैरह खरीद लेंगे। वहीं पर अगर आपको जो है महंगे ऋण पर आपको ब्याज दिया जाए, 10% 12% पे दिया जाए, तो आप जल्दी से नहीं खरीदेंगे। आप अपनी जो है डिमांड में कमी ले आएंगे। आपको कोई चीज खर्चा करना होगा 50 रुपए, तो आप 15 में ही काम चला लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो यहाँ पर मांग जनित मुद्रास्फीति इसको कहते हैं, यानी आसानी से बैंकों से आसानी से कम ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है, उपभोक्ता का उपभोग बढ़ जाता है, ठीक है। तो वहीं पर मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। यदि मांग में बढ़ोतरी के कारण सकल मांग सकल आपूर्ति को पार कर जाए तब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में चूंकि रोजगार के अवसर निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, इस बढ़ते रोजगार के कारण मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इस बढ़ते रोजगार के कारण यहाँ पर जब ये मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी तो आपको लगे कि भाई मार्केट में अब महंगाई आ गई, डिमांड बढ़ गई, और इससे जो सबसे निचले तबके के लोग हैं उनको परेशानी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। चलो, तो ये आई होप आप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आप देखते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग कहते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। ये क्या है? बेसिकली प्रत्यक्ष तौर पर मांग नहीं परंतु अप्रत्यक्ष तौर पर मांग होती है, ठीक है। ये मांग में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न नहीं होती। लागत प्रेरित जो मुद्रास्फीति है वो उत्पादन की प्रक्रिया में होने वाले व्यय में जो बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती है। मान लो कि कच्चा जो माल है वो, ठीक है, उसमें लागत बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है। पहले जो है एक तरह से च्यवनप्राश था, मान लो च्यवनप्राश पहले 150 रुपए का मिल जाता था डाबर का, आज वो 400 रुपए पार हो गया। कैसे? क्योंकि च्यवनप्राश में आंवला महंगा है, लेबर महंगा हो गया, ठीक है, और जो उसके अंदर मटेरियल डाला जाता है वो महंगा हो गया। तो अब क्या है, आप कहते हो कि भैया लागत ही ज्यादा लग जा रही है, तो जो कॉस्ट जो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा ऑटोमेटिकली उसकी जो कह सकते हो कि प्राइस होगी वो बढ़ जाएगी, तो आपको लगेगा कि भाई महंगाई बढ़ गई है। अब जैसे पहले आप देखो तो गेहूं जो है 8 रुपए 10 रुपए किलो, या फिर आटा 15 रुपए 20 रुपए किलो मिल जाता था। आज वही आटा 35 रुपए 40 रुपए में बिक रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो किसान है, ठीक है, उनके सिंचाई में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, खाद फर्टिलाइजर महंगा हो गया है, ठीक है, तो कई सारी चीजें उनकी महंगी हो गई, लेबर महंगा हो गया है, तो अब गेहूं के दाम भी, आटे का दाम भी बढ़ गया है। तो ये कौन सी मुद्रास्फीति है? ये लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, यानी लागत बढ़ गई, कॉस्ट ही बढ़ गई कच्चे माल की, ठीक है, इसलिए। अब नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग कहते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। हम लोग क्या बोलते हैं? संरचनात्मक मुद्रास्फीति। संरचनात्मक मुद्रास्फीति के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो ये क्या है? तो बेसिकली यहां पर देखा जाए तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समस्याओं के कारण उत्पन्न होती है। अन्य शब्दों में देखा जाए तो यदि किसी अर्थव्यवस्था में भंडारण एवं वितरण की सुविधाओं में कमी हो एवं इससे मुद्रास्फीति उत्पन्न हो तब उसको संरचनात्मक मुद्रा, यानी यहां पर क्या है? वितरण एवं भंडारण,
यानी मान लो कि कोई स्टोरेज ही नहीं है हमारे पास में, माल आ गया, स्टोरेज की कमी है, या वितरण प्रॉपर नहीं हो रहा है, बीच में ही बिचौलिए खा ले रहे हैं, तो इस सब तरह से भी महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है। संरचनात्मक जो मुद्रास्फीति है बेसिकली जमाखोरी, ठीक है, जमाखोरी हो गई। जैसे आप लोग देखते हो कि प्याज की जमाखोरी हो जाती है और फिर प्याज ये लोग 80 रुपये 100 रुपये में बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी भंडारण करना शुरू कर देते हैं, जमाखोरी जो है करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में एक तरह से कह सकते हो कि व्यवसायीकरण हो जाता है ना। आपस में मिल लिए कि भाई 100 रुपये से महंगा, 100 रुपये से सस्ता नहीं बेचेंगे, हम 100 रुपये का ही बेचेंगे। पूरे मार्केट में सभी जो वो थे विक्रेता थे, उन्होंने अपना दाम सेट कर लिया। ठीक है, और कहा कि अब 100 रुपये का तुम भी सामान ही बेचोगे, 100 रुपये का हम भी बेचेंगे, तो मार्केट में कोई भी आएगा 100 से नीचे नहीं दिया जाएगा। जैसे आप रिक्शे वाले को देखते हो, भले आप जो है पैदल वो खाली चले जाएंगे, लेकिन आपको 15 किराया है तो 15 ही लेंगे, क्योंकि सब लोग आपस में सेट रख के चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई, व्यवसायिक सामूहिकरण हो गया। फिर उसके बाद कालाबाजारी हो गई, है ना, ब्लैक में कोई चीज मिलने लगी, कालाबाजारी शुरू हो गई। ठीक है, कालाबाजारी शुरू हो गई। तो ये कुछ 2-3 चीजें हैं, जमाखोरी, है ना, कालाबाजारी और सामूहिक व्यवसायीकरण। तो ये जब चीजें होने लगती हैं तो मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, मुद्रास्फीति तब उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। भारत में बहुत ज्यादा है। भारत में मुद्रास्फीति के पीछे आप देखेंगे तो ये तीनों कारण है ना, लागत जनित, और फिर आपको मैंने जो बताया कि मांग जनित, और ये स्ट्रक्चरल, ये तीनों तरह की जो है इन्फ्लेशन आपको मिलेगी। एक विकासशील देश है जो रोजमर्रा के अवसर के उत्पन्न होने के कारण मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। भंडारण एवं वितरण की सुविधाओं की कमी के कारण संरचनात्मक मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, जबकि कच्चे माल अथवा अन्य संसाधनों की कमी के कारण लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो मैंने तुमको 3 चीजें, इन्फ्लेशन कितने प्रकार की होती, कैसे कैसे होती, ये हमने आपको बताया। अब बताओ इतना समझ में आया? और जो भी लोग देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं, वो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको शेयर भी करते रहिए। ठीक है, चलो आगे हम लोग चले। अब आगे चले तो मुद्रास्फीति जो है दर के आधार पर भी मुद्रास्फीति के कुछ प्रकार हैं, यानी दर के आधार पर भी मुद्रास्फीति के कुछ प्रकार आपको समझ में आएंगे। दर के आधार पर, ठीक है, दर के आधार पर मुद्रास्फीति के कुछ प्रकार नजर आएंगे। जैसे अब देखा जाए तो मुद्रास्फीति जिस दर से बढ़ती है उस आधार पर इसे कई प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यदि मुद्रास्फीति की दर 3% तक रहे तब ये रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं जो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी यहां पर रेंगती हुई, ठीक है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है, 3% तक रहे तो अब उसको रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है, यानी अगर ये रेंगती हुई मुद्रास्फीति रहती तो ये अच्छा संकेत है। ये दर्शाती है कि अर्थव्यवस्था में मांग कायम है एवं मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रित है। यदि मुद्रास्फीति की दर 3% से ज्यादा हो, 3% से ज्यादा हो और 10%, यानी 3 से 10% के बीच में हो, तब ये चलती हुई, ठीक है, चलती हुई मुद्रास्फीति या वॉकिंग इन्फ्लेशन कहलाती है। विकासशील अर्थव्यवस्था में ये एक सामान्य स्थिति है। विकासशील देश में 3 से 10% की मुद्रास्फीति आपको नजर आती ही आती है। ठीक है, और वो कौन सी होगी? चलती हुई या फिर वॉकिंग इन्फ्लेशन जिसको हम लोग कहते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपकी होती है कि मान लो कि यदि मुद्रास्फीति 10% या 30% के बीच में रहे, 10 से 30% के बीच में आ जाए, तब ये भागती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, रन अवे इन्फ्लेशन, रन अवे यानी बहुत तेज से भाग रही है, भागती हुई, ये खतरनाक है थोड़ी सी। ठीक है, ये भागती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक चेतावनी है,
ठीक खतरनाक। यदि मुद्रास्फीति नियंत्रण के पूर्णतः बाहर चली जाए एवं 30% से भी ज्यादा के दर से बढ़े तब ये चरम मुद्रास्फीति इसको कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन जिसको हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं? गैलोपिंग। गैलोपिंग, ठीक है। गैलोपिंग यानी बहुत चरम मुद्रास्फीति, यानी 30% से भी ज्यादा हो जाए, 30% से पार कर जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं गैलोपिंग मुद्रास्फीति या भागती हुई मुद्रास्फीति, ठीक है। और ये एक असफल अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। अगर गैलोपिंग मुद्रास्फीति आपके सामने आ जाती है, चरम मुद्रास्फीति आपको नजर आती है, तो मान लो कि यह वो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से असफल हो चुकी। जैसे आप पाकिस्तान वगैरह में देख लेते हैं, श्रीलंका में आपने देखा कि बहुत भयंकर जो है इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको? अगर इतना समझ में आया तो कमेंट करके आप हम लोगों को जरूर बताएं, ठीक है, ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करते हैं। इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है। और हम इकोनॉमिक्स में करंट का सेगमेंट भी साथ साथ में जोड़ते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बताइएगा कि कैसा लगा आपको हमारा लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।